So very good morning everyone. Myself CS Prerna Maheshwari will be taking your class specifically for current affairs of CSEET. ठीक है, जिनके पास ये मटेरियल अभी नहीं है वो ICSI की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करेंगे और उस PDF का या तो प्रिंट या तो सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में रखेंगे सामने। अभी करेंगे बिकॉज पूरा क्लास स्पेसिफिकली मॉड्यूल बेस करनी है। नेक्स्ट 7 डेज सीरीज हमारी रहेगी कि हम पूरा कंप्लीट मॉड्यूल पढ़ सके। ठीक है, तो सबके पास क्या ये अवेलेबल है अभी? सबके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एनी फॉर्म में अवेलेबल हो? सो वी शैल स्टार्ट। यहां डेट दिख रही है सबको, एज ऑन 15th of March. That means the book was published till the date of 15th of March. And जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं मोस्टली दे आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन जनवरी 2023। तो क्या लग रहा है इंस्टीट्यूट उस समय का पूछेगा कि 15 मार्च में क्या हुआ था? करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट ओरिएंटेड, रीसेंट, अपडेटेड रहना है। तो टॉपिक यही रहेंगे पर कंटेंट हमें करंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद सिलेबस, ये करंट अफेयर सब्जेक्ट 4 बड़े टॉपिक में डाला गया है एंड द फर्स्ट वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली टू रेस्ट। फर्स्ट से बेसिकली सबसे ज्यादा आने की चांसेस रहती हैं। एंड कहा जाए तो करंट अफेयर्स में पूरा का पूरा कभी कभी बाहर से आ जाता है और पूरा मॉड्यूल से भी आ जाता है। सो दिस इज समथिंग अ गेम चेंजर। करंट अफेयर्स जितना स्कोरिंग भी हो सकता है उतना आपको नीचे भी गिरा देता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है अवेयरनेस। इसका कोई सिलेबस नहीं हो सकता, कोई टॉपिक नहीं हो सकता कि ये पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि हम मेरा पूरा करंट अफेयर्स हो सकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। एंड मॉड्यूल वाइज देखें तो जब हम मॉड्यूल कवर करते हैं तो पहले चैप्टर में हमारा टाइम ज्यादा लगता है। इट जनरली टेक 3 क्लासेस और रेस्ट में 3 क्लासेस 3 to 4 में सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। तो पहला चैप्टर क्रक्स है पूरे मॉड्यूल का, उसके नोट्स साइड बाय साइड बनाते चलेंगे। अब फर्स्ट में ऐसा क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज। कुछ बच्चे ना CUET की भी तैयारी कर रहे हैं इस समय और CSEET की भी तैयारी कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स लगता है कि दोनों में आ जाएगा काम। जनरली व्हाट पीपल थिंक करंट अफेयर्स तो दोनों में आ जाएगा। डोंट फॉरगेट दैट CUET कंसिडर्स बोथ थिंग्स। स्टैटिक जीके भी ये लेते हैं और करंट अफेयर्स भी लेते हैं। और CSEET इज बेसिकली ऑन करंट अफेयर्स। हमारा यहाँ स्टैटिक जीके से कोई मतलब नहीं है। स्टैटिक जीके क्या होता है? जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, सब कुछ जनरल। वो वाला पार्ट CSEET के लिए रेलिवेंट नहीं है। हर जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो CUET में काम आएगा। स्टार्टिंग विद फर्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब इसमें किस टॉपिक्स में हम लोग कवर करने वाले हैं? बड़ी बड़ी समिट्स होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हमारे बड़े बड़े समिट्स में जाके रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। तो वो कौन कौन सी समिट है? फॉर एग्जाम्पल G20 रिसेंटली हुई थी, आसियान समिट, ब्रिक्स समिट, बहुत सारी समिट। हम लोग ने एक समिट अभी पढ़ी है पिछली क्लास में, वो क्या था? वेरी गुड, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट क्लास में कवर किया है। वो हमारी ई बुलेटिन की क्लास थी। तो SCO ऑलरेडी कवर्ड है। उसके अलावा हमें आसियान, ब्रिक्स, सार्क, G20, बिम्स्टेक और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपका सिर्फ एक ब्रॉड टॉपिक कवर होगा, वो है इंटरनेशनल बॉडीज। उसके अंदर की ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स से। पहला टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट इज IMF? डायरेक्टली उस पे आएंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नोट साइड बाय साइड बनाएंगे और अगर बुक है तो वेरी गुड, बुक में ही ये खाली स्पेस है, इसको ही फिल कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट जब रिवीजन करना होता है ना तो 10 कॉपी आप साथ में नहीं रख सकते कि बुक से भी पढ़ लेंगे, कॉपी से भी पढ़ लेंगे, नोट से भी पढ़ लेंगे, प्रिंट्स भी निकालेंगे। नहीं, सब कुछ एक जगह कंसाइज अवेलेबल होना चाहिए। चाहे बुक रेफर करो, चाहे नोट्स रेफर करो,
एक चीज रखना है आपको। सब रेडी है? पहला टॉपिक, IMF इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पढ़ने से पहले आपको एक चीज दिमाग में पढ़ना है कि इंटरनेशनल बॉडी, जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल बॉडी का नाम सुनेंगे तो क्या कवर करना है उसमें। उसमें आपको देखना है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर, कितनी मेंबर कंट्रीज है हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। आपको ये देखना है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर। देन हेडक्वार्टर कहाँ है, रीसेंट समिट कहाँ हुई है, रीसेंट समिट, समिट का मतलब मीटिंग, रीसेंट समिट कहाँ हुई है, नेक्स्ट समिट कहाँ होस्ट होगी, नेक्स्ट समिट कहाँ होस्ट होगी। उसके बाद और क्या चीजें हम लोग कवर करते हैं, वेरी गुड, इंडिया, इज इंडिया अ मेंबर, हम लोग क्या कवर करते हैं, इज इंडिया अ मेंबर। ये वो ब्रॉड टॉपिक्स है जो आपको हर इंटरनेशनल बॉडी में देखना है। सबकी लिस्ट बनेगी, सबको आपको बनाना है, एंड जब सारी इंटरनेशनल बॉडी कवर कर लेंगे तो एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना है, ठीक। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर, 190। नेक्स्ट, वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी फंड। ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये पढ़ने पे बहुत बोरिंग लगता है, बट इंस्टीट्यूट क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। तो 3 ऑब्जेक्टिव दे देगा, एक आउट ऑफ द कोर्स देगा, और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या IMF का ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसमें हम टेक्निक लगाते हैं एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, जब आपने ये कहीं भी रीड कर रखा है ना तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑप्शन ए सुना हुआ ये तो था उसमें, ऑप्शन बी भी था, ऑप्शन डी भी था, सी जो ऐसा टॉपिक जो नहीं था वही होगा कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो उसमें से आइडेंटिफाई करना, उसे एलिमिनेशन देखते हैं। IMF was established in the year 1944। ये जितने भी टर्म्स हैं इसको आपको लिखना है अलग से। 190 कंट्रीज, ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स डालने हैं, एंड नेक्स्ट IMF किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, इट इज 1944। क्या इंस्टीट्यूट बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। लास्ट अटेम्प्ट के बच्चों ने बताया कि पूछ लिया इंडिया को कितने गोल्ड मेडल्स मिले हैं, सिर्फ गोल्ड मेडल्स पूछ लिया। तो इतना इजी क्वेश्चन भी आता है? हाँ आता है, हर क्वेश्चन आ सकता है। मॉड्यूल तो आपको छोड़नी ही नहीं है, भले एक आए या 10 आए, आपको मॉड्यूल कवर अप करना है। The IMF was established in 1944 aftermath of Great Depression of 1930. 44 founding members and other members. अब ये टर्म क्या होता है, फाउंडिंग मेंबर्स क्या होते हैं? Anyone who can try? फाउंडिंग मेंबर्स और मेंबर्स में क्या फर्क है? हाँ, कुछ लोग मिलके जब ग्रुप को बनाए हैं, ऑर्गेनाइज किए, तो वो फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। फिर कुछ लोग देखते हैं अच्छा ये ग्रुप सक्सेसफुल हो रहा है, ये काम कर रहा है, तो धीरे धीरे एक एक मेंबर कंट्री इसमें ज्वाइन करती रहेगी। जो लास्ट में ज्वाइन कर रही हैं उनको हम मेंबर्स कहते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1944 में, तो जितनी कंट्री ने मिलकर बनाया है उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन फाउंडिंग मेंबर्स पे पूछ रहा है या मेंबर्स पे पूछ रहा है। इट कैन गिव अ ट्रिक की पूछ रहा है फाउंडिंग मेंबर्स और आपने तुरंत 190 पे टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। मेंबर और फाउंडिंग मेंबर में फर्क होता है। नेक्स्ट, IMF इंटरनेशनल मिशन इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। IMF का काम क्या है, जब एक कंट्री का इकोनॉमिक क्राइसिस जब बहुत सारे कंट्रीज पे इफेक्ट करने लगा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की नीड हुई थी। अभी रिसेंट एग्जांपल ले, किस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था? श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगा था। अफगानिस्तान में सडन कोई चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ था?
और कोई? अफगानिस्तान में क्या बड़ा चेंज हुआ था? अरे पता तो सबको है, बस बोल नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान में क्या पॉलिटिकल चेंज आया था? वहां की गवर्नमेंट हट के किसने स्टैब्लिश किया? इसी दुनिया के बच्चे हैं ना ये। तालिबान कैसे भूल सकते हैं? तालिबान तो वो, अब क्या उसका इफेक्ट हमारे पर क्या आएगा? बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं जिनको तालिबान की गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, तो वो क्या करने लगे? वो देश छोड़ के भागने लगे, वो दूसरे देशों में तुरंत माइग्रेट करने लगे। उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आया। तालिबान की गवर्नमेंट पॉलिसी अलग हो सकती है जो उसकी पहले वाली गवर्नमेंट की थी, तो हम उस वहां से डिसइन्वेस्टमेंट करने लगेंगे कि वहां पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमें नहीं लगता ये लोग कुछ ग्रो कर पाएंगे, तो वहां से अपना पैसा वापस निकालने लगे। तो ये सब चीजें देखी तो पता चलता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को वो कर सके, फैसिलिटेट कर सके। उसकी नीड हुई थी ग्रेट डिप्रेशन के बाद, और आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ था। तो आईएमएफ की नीड कब आई थी? आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। कीपिंग ट्रैक ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, lending countries to balance the payment difficulties and giving practical help to the members. नेक्स्ट सीधे हम करते हैं मेंबरशिप 190, हेडक्वार्टर्स ये सब बस टिक कर लो। 190 कंट्रीज, वॉशिंगटन डीसी, सब अंडरलाइन नहीं करेंगे फिर बाद में वही हो जाएगा, दोबारा बुक प्रिंट हो जाएगी। तो इसलिए ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को हाईलाइट करना है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सिर्फ रीड करना है। क्यों? एमसीक्यू एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है कि आई कैन से राइट 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। कोई नीड नहीं है इसकी, आपको पूरा पूरा याद नहीं करना है, आपको पढ़ना है और पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये 4 ऑब्जेक्टिव आईएमएफ के थे या ये 4 ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स के हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ रीड करना है, और रीड भी थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बस नाम का हम पढ़ के पेज घुमा दें, ठीक? इंस्टीट्यूट उससे जल्दी बच्चे निकाल देता है। नेक्स्ट, आईएमएफ इन न्यूज, दिस इज अ पार्ट ऑफ नाउ स्टैटिक। उस समय करंट था कि गीता गोपीनाथ जो थी उनको फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ डिक्लेयर किया गया, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। पर जब ये बुक प्रिंट हो रही थी तब वो हुई थी क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी इस पोस्ट के लिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन। अब क्या हुआ? आपके एग्जाम आते आते ये वहां से रिजाइन कर चुकी। तो क्या ये करंट अफेयर्स का पार्ट रहा? नहीं। ये किसका पार्ट बन चुका है? स्टैटिक जनरल नॉलेज का। हाँ, ये सीयूईटी में आ सकता है, पर सीएसईटी में इसकी चांसेस बहुत कम है क्योंकि अब करंट से थोड़ा ये पीछे जा चुका है। अब ये रिजाइन कर चुकी थी। ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने सितंबर में किसी का अपॉइंटमेंट पढ़ाया, बच्चे नवंबर में एग्जाम देते हैं और उसी बीच वो रिजाइन भी कर देते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स में कुछ भी काम का है तो वो आपकी अवेयरनेस काम की, आपको देखना है कि बीच में कोई न्यूज तो इससे रिलेटेड नहीं आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज आसियान, आसियान ग्रुप। हेडिंग डालेंगे सब आईएमएफ के बाद आसियान। पहले टॉपिक पे हमने क्या क्या पढ़ा है? आईएमएफ में कितनी मेंबर कंट्रीज थी? सब साथ में बोलेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ था? वॉशिंगटन डीसी। एक हेडक्वार्टर बहुत फेमस है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अक्सर क्या होता है, मैक्सिमम चीजें आप वर्ल्ड ग्रुप की देखोगे तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में करता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वॉशिंगटन डीसी एक अलग हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा में। हमें अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आसियान। द आसियान वॉज एस्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। तो एस्टैब्लिशिंग ईयर में ये पॉइंट डालो, एस्टैब्लिशिंग ईयर कब का है? इन बैंकॉक, थाईलैंड। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे इसके? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड। तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, फिर 5 मेंबर्स और ऐड हो गए और फिर कितने मेंबर्स बन गए थे? ये 10 मेंबर्स। यहां पे इसके नीचे मेंबर लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या बता सकते हैं कि इज इंडिया अ मेंबर? इज इंडिया अ मेंबर? नो। तो ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है, तो इसको आप बड़ा बड़ा लिख दो कि आसियान हम बुक में पढ़ रहे हैं पर मेंबर नहीं है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं?
जब इंडिया ही मेंबर नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं, तो हम CSEE के लिए क्यों पढ़ेंगे सब? कैन एनीवन गिव मी दिस आंसर? कुछ चीज पढ़ते हैं तो किसी रीजन से पढ़ते हैं, ऐसे ही थोड़ी कोई भी ग्रुप डाल के पढ़ा दिया गया है। अच्छा, हमारे नेबर्स हैं इसलिए, गुड पॉइंट। नेबर्स का इफेक्ट हमारे ऊपर आ जाता है। बगल में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको डिस्टर्बेंस होता है। अब दो देश आपस में लड़ रहे हैं, सपोज पाकिस्तान अफगानिस्तान, डर लगता है कभी कोई बॉम्ब इधर ना आ जाए, तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, तो नेबर्स पे निगरानी रखना भी हमारा ही काम होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कोई डाल सकता है? साउथ एशिया में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी कंट्री है साउथ एशिया की इंडिया, और साउथ एशिया वाले ग्रुप बनाए हैं, तो इनको इंडिया की हेल्प हमेशा पड़ती रहती है। वो बिना इंडिया के अपने आप में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रूट से इंडिया से वो कनेक्टेड रहते ही हैं, किसी फॉरेन पॉलिसी से वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आसियान इंडिया समिट बुलाते हैं। क्या करते हैं? आसियान इंडिया समिट बुलाते हैं। मतलब ये 10 मेंबर और अकेला इंडिया, एक मीटिंग होती है। पिछले साल ये हुई थी, पर इस साल आसियान इंडियन समिट नहीं हुई है, आसियान यूएस समिट हुई है। किसकी हुई है? तो आप बुक में देखोगे कि आसियान इंडियन समिट के बारे में दिया होगा। यहां क्या दिया है? तो क्या ये पुराना हो गया? पर लास्ट इंडिया के अकॉर्डिंग तो 18 समिट हुई थी, इसलिए पढ़ना है। पर इस साल किससे समिट हो रही है आसियान की? यूएस से। ठीक है, अभी इसमें कई पॉइंट्स बचे हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। ये है आसियान चार्टर। मतलब समझेंगे चार्टर क्या होता है। एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नहीं कोई भी बच्चा अचानक से प्रोटेस्ट शुरू कर देगा, क्या वो अलाउड होगा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर? नहीं, वो रिस्ट्रिकेट कर दिया जा सकता है उस चीज के लिए। ऐसे ही आसियान एक चार्टर है। ये क्या है? एक लीगल फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क कि किस गाइडलाइंस के बेसिस पे ये आसियान ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग आसियान? तो आसियान प्रियम्बल भी ऑप्शन में हो सकता है, आसियान चार्टर भी हो सकता है, कंफ्यूजिंग नेम हो सकता है। प्रियम्बल भी तो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज हमारा प्रियम्बल है। वो प्रियम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे बना है। ऐसे ही हम आसियान अगर प्रियम्बल नाम रख देंगे तो ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है लीगल फ्रेमवर्क का नाम क्या है? इट इज आसियान चार्टर। क्या सबको ये क्लियर है? रीड कर लेते हैं। हालांकि जो समझाने वाली चीज थी ऑलरेडी समझा दिया गया है। The ASEAN Charter serves a firm foundation in achieving ASEAN community by providing legal status and institutional framework. It also codifies the ASEAN norms, rules and values, set clear target for ASEAN and this. तो क्लियर हो गया कि आसियान क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है, टारगेट्स बताता है, कैसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर्क करेंगे, वो चार्टर बताता है। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 की समिट की। यहाँ कहीं 2022 समिट के बारे में नहीं दिया है, आपको लिखना पड़ेगा इसको। आसियान 2022 समिट। It was held in Cambodia. मीटिंग कब हुई है? नवंबर में ही हुई है। नवंबर 2022 में ही मीटिंग हुई थी। तो क्या ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है? सबसे क्लोजेस्ट मीटिंग आसियान 2022 नवंबर में हुई है, तो जैन एटम के लिए ये सबसे क्लोज मीटिंग रही है। कहाँ पे हुई है? कंबोडिया में हुई है। ये एक कंट्री है, मेंबर कंट्री है आसियान की। अब नेक्स्ट मीटिंग 2023 में होगी, पर हम पहले इससे थीम लिखेंगे। थीम क्या है? स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इट इज स्ट्रॉन्गर टुगेदर। The theme was based on COVID-19 vaccines. COVID-19 vaccines में
किस तरीके से एक कंट्री ने दूसरी कंट्री की मदद की थी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में। इस वजह से एक थीम रियलाइज हुई कि वी आर बेटर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है, अब 2023 समिट कहाँ होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। इंडिया तो मेंबर ही नहीं है, तो आसियान समिट क्यों होल्ड करेगा? इट इज इंडोनेशिया। इट इज इंडोनेशिया। नहीं, वो जब होगी तब डिक्लेयर होगी। दो थीम एक साथ पढ़ोगे तो खुद भी कंफ्यूज होगा, तो एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ लो जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अच्छा, कोई एक कंसाइज वे में अगर कोई नोट्स बनाता तो वो क्या करता, यहाँ पे कंबोडिया दिखा है तो यहाँ ही पे लिख लेता 2022 होस्ट, और थाईलैंड इंडोनेशिया यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख लेता 2023 होस्ट। जितना इजी वे में, एमसीक्यू है, आपको ऑप्शन टिक ही तो करना है, आपको प्रेजेंटेशन पे मैटर नहीं करना है। जो सब्जेक्टिव एग्जाम में है उसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो इसमें नोट्स इतने छोटे बनाओ कि आप ही को सिर्फ समझ में आए, आपके बगल वाले को भी नहीं समझ में आए। नेक्स्ट, अब हम लोग किस पे आने वाले हैं? ब्रिक्स पे आने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले साल के लिए तो इंपॉर्टेंट था, इस साल के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बड़ा वाला इंपॉर्टेंट आ चुका है G20। हर दिन न्यूज़पेपर, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर आज 29 है तो 28 का न्यूज़पेपर आता है, एक दिन लेट आता है। उसमें भी आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखा था प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है G20 के ऊपर। जब एक बड़े डिग्निफाइड पर्सन G20 पे बार बार बोल रहे हैं तो वो अपने आप में रेलिवेंट हो जाएगा। इसलिए जब G20 पढ़ना होगा तो उसकी एक अलग से क्लास करेंगे, क्योंकि G20 आपका 3 जगह कवर करा है। इंस्टीट्यूट ICSI मॉड्यूल में कवर किया है 2 जगह, और ई बुलेटिन में कवर किया है 1 जगह, और करंट अफेयर्स हर बार कुछ ना कुछ उसके आ रहे हैं। तो खुद में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा G20। स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाम ऐसा रखा है कि मेंबर कंट्री भी याद होगी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। गिन के भी बता सकते हो कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स के बारे में। द ब्रिक्स इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑन September 20, 2006 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड। ये ईयर याद रखना है, 2000, एग्जाम के लिए नहीं याद रखना है, अभी इसी से रिलेटेड नीचे कुछ नोट्स में मत लिखो। 2006 इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप 2006 में प्लस कर दो 15, क्या प्लस करोगे तो कितना आएगा? 15 प्लस करेंगे 19 आ जाएगा। अरे 15 प्लस 6 2021 ये लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर ये ब्रिक्स की 15th एनिवर्सरी थी, और वो संजोग से इंडिया ने हेल्ड की थी। तो इंडिया ने ब्रिक्स की थीम भी ऐसी रखी थी, ब्रिक्स एट 15, ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अब थीम इतनी सारी आप पढ़ने वाले हो तो आपको पूरा पूरा याद नहीं करना है। एट 15 एक अलग सा नाम है, जनरली थीम में नहीं मिलता है। एट 15 तो याद हो गया। 2006 में मीटिंग थी, 15 साल बाद 2021 में मीटिंग हुई है, और वो 15th एनिवर्सरी ब्रिक्स की थी इसलिए। पर ये किसकी बात हो रही है? 13 ब्रिक्स समिट की। अब आ चुकी है 14th ब्रिक्स समिट, उसको ऐड ऑन करेंगे 14th ब्रिक्स समिट। एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, क्या पुराना भी पढ़ना है नया भी पढ़ना है? सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, पुराना अगर इंडिया से रिलेटेड है, लाइक इंडिया होस्टिंग कंट्री थी तो पढ़ो, नहीं तो सिर्फ करंट पढ़ना है। पुराना नहीं पढ़ना है, करंट पढ़ना है, ठीक है। 14 ब्रिक्स समिट के बारे में लिखेंगे। टीम थोड़ी सी बड़ी है, 2022 में होस्ट किया है चाइना, और थीम इसकी है foster high quality bricks, foster high quality bricks
foster high quality BRICS partnership, usher in a new era of global development, usher in a new era of global development. जो बच्चे पहले से नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले अटेम्प्ट के साथ पढ़ाई की थी, वो उस पर टिक लगा के लिख दो सेव, तो एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि आपने ये दोबारा पढ़ लिया है। अदरवाइज आप यही सोचते रहोगे कहीं अपडेट करना तो नहीं भूल गए थे। सिर्फ एक सेव वर्ड लिख दो या नो चेंज लिख दो, तो ये याद रहेगा कि ये एज इट इज है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। हम 14th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई है? चाइना। नेक्स्ट होस्टिंग कंट्री कौन है? 15th समिट, इट इज साउथ अफ्रीका। डन। तो क्या क्या अभी हम लोग ने 3 ग्रुप पढ़े हैं, IMF पढ़ा है, ब्रिक्स पढ़ा है, एंड इससे पहले हम लोग ने आसियान पढ़ा था। एक बार कंपैरिजन करेगा कोई साथ में कि ब्रिक IMF कब फॉर्म हुआ था इन द ईयर, आसियान कब फॉर्म हुआ था 1967, एंड ब्रिक्स कब फॉर्म हुआ था 2006 में इसकी फर्स्ट मीटिंग थी, उसी को फॉर्मिंग ईयर ले लेते हैं। अब तीनों के हेडक्वार्टर, IMF वॉशिंगटन DC, आसियान इट इज थाईलैंड, जकार्ता थाईलैंड, एंड ब्रिक्स ये तो होस्टिंग कंट्री है। हेडक्वार्टर इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड हेडक्वार्टर, जरूरी नहीं है सबका फिक्स हेडक्वार्टर हो। होस्टिंग समिट्स, IMF की कोई समिट्स नहीं होती हैं, 190 मेंबर्स हैं एक जगह, सबको ऑर्गेनाइज करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। आसियान की कोई रीसेंट समिट, कोई समिट नहीं हुई आसियान की, अभी लिखें कंबोडिया में हुई थी, और नेक्स्ट कहाँ होने वाली है? इंडोनेशिया में। अभी 3 में ही इतना कंफ्यूज हो गए सब, अभी 10 और पढ़ने होंगे तो कैसे होगा, इसीलिए आप 3 का कंपैरिजन करके यही याद कर लो। नेक्स्ट ब्रिक्स की इस साल समिट कहाँ हुई है? नेक्स्ट कहाँ होगी? साउथ अफ्रीका। वी हैव डन विथ ब्रिक्स ऑल्सो। नेक्स्ट बात आती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज SCARC। SCARC एक अपने में इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है, बिकॉज बहुत सालों से, इनफैक्ट आफ्टर 2016 जब उरी में अटैक हुआ था उसके बाद से SCARC बिल्कुल इनएक्टिव है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने से एकदम मना कर दिया। तो तब से अब तक SCARC की कोई भी मीटिंग्स नहीं हुई है, SCARC एकदम इनएक्टिव है। जो चीज इनएक्टिव है एग्जाम के लिए और इजी हो जाती है। ना कोई समिट, ना कोई होस्टिंग कंट्री, ना कोई थीम, आपको कुछ याद नहीं करना है। तो फिर याद क्या करना है? जो बेसिक्स है, इस्टेब्लिशिंग ईयर याद कर लेंगे, फुल फॉर्म, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज, हेडक्वार्टर का है, बस। तो स्टार्टिंग विथ SCARC वाज एस्टैब्लिश्ड इन ढाका 8 दिसंबर 1985। इट इज ढाका 8 दिसंबर 1985। अंडरलाइन करेंगे और जिसको लिखना है वो लिखेगा। SCARC कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। द सेक्रेटेरिएट ऑफ एसोसिएशन इज सेट अप इन काठमांडू, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? काठमांडू। The objective of association is outlined in the SCARC charter to promote the welfare of the South Asia। अब याद रखो साउथ एशिया के से रिलेटेड 2 ग्रुप हो चुके हैं, और कौन सा? साउथ एशिया को फोकस कर रहा है आसियान, और SCARC भी किसको फोकस कर रहा है? साउथ एशिया को। फर्क ये है इंडिया उसमें मेंबर नहीं है, इंडिया इसमें मेंबर है। तो और कैसे हम इसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें कि अगर ऑब्जेक्टिव्स दिया रहे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आसियान वाला था या वो? दोनों में साउथ एशियन वर्ड कॉमन मिलने वाला है। तो इसको पढ़ेंगे टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड रियलाइज देयर पोटेंशियल।
to promote and strengthen the collective self-reliance among the countries of South Asia, to contribute the mutual trust, understanding and appreciation. क्या इंडिया पाकिस्तान में ऐसे रिलेशंस हैं? म्यूचुअल ट्रस्ट, डिग्निटी, एक मैच होता है तो लोगों का गुस्सा बाहर आ जाता है और म्यूचुअल ट्रस्ट की बात होती है। कुछ चीजें ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती हैं पर इसकी रियलिटी काफी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है, सार्क चेयरमैनशिप छोड़ देते हैं। G20 विल बी कवर्ड इन डिटेल, इसको यहां पे स्किप करेंगे। विल बी कवर्ड इन डिटेल, इसको अपने आप में एक नोट्स के साथ कवर करना है। अब बात आती है बिम्स्टेक। इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। राइट साइड देखें तो बे ऑफ बंगाल, नीचे क्या है? इंडियन ओशन, और लेफ्ट साइड क्या है? अरेबियन सी है। अगर इंडिया की बात करें, यहाँ बीच में अगर जैसे इंडिया है तो इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है और इधर के साइड अरेबियन सी है। इसीलिए इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री कहते हैं। पेनिनसुलर मतलब द लैंड विच इज कवर्ड 3 साइड ऑफ वाटर। तो ये सब ज्योग्राफी हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? बे ऑफ बंगाल का ही इनिशिएटिव है। जो नेक्स्ट ग्रुप है उसका नाम है बिम्स्टेक। जो कंट्रीज बे ऑफ बंगाल को सराउंडिंग करते हैं वो कंट्री ग्रुप के एक और ग्रुप बना लेती है और वो हो जाता है बिम्स्टेक। द बिम्स्टेक इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट। 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 190 हो गया और 5 हो गया। अभी तक जितने ग्रुप्स पढ़े हैं आप उसमें क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? जितने बार आगे बढ़ोगे एक नया नाम ऐड हो रहा है, तो पुराने को मत भूलना। बिम्स्टेक में कितने हैं? 7 मेंबर स्टेट्स। इन द लिटोरल एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल। एडजेसेंट मतलब जैसे ये एक साइड है और एक ये साइड है, ये एक कंट्री है, ये भी एक कंट्री है, तो ये एक दूसरे की क्या है? एडजेसेंट है। सब एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हुए गए। It constitutes of 7 member states, 5 deriving from South Asia, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka, and 2 from Southeast Asia including Myanmar and Thailand. तो 5 South Asian countries हैं और 2 Southeast Asian countries हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया क्या मेंबर इसका है? हाँ, इंडिया मेंबर है। अब एकदम क्रक्स में लिख लो, कब फॉर्म हुआ? 1997 में हुआ। 7 मेंबर कंट्रीज है इसकी और इंडिया मेंबर है, तो ऐसे इंडिया डाल के इस पर टिक कर लो। और इसकी रीसेंट क्या कोई सबमिट हुई है? हाँ हुई है, उसका एक यहाँ पे डिटेल लिखो। It was held in 30th March 2022, 5th बिम्स्टेक समिट है और इसकी थीम क्या थी? होस्ट कौन किया 2020 में? श्रीलंका वाज द होस्टिंग कंट्री। और 2023 में कौन होस्टिंग कंट्री है? इट इज थाईलैंड। 2023 थाईलैंड। थीम क्या है? टुवर्ड्स अ रीसाइलेंट रीजन, टुवर्ड्स अ resilient region, prosperous economies, healthy people. Prosperous economies, healthy people. डन। ये थीम थी। 2022 में होस्टिंग कंट्री ये था और 2023 में कौन होस्ट कर रहा है? इट इज थाईलैंड। क्या हो गया सबका? एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करेंगे सब। सेक्टर्स लेड बाय मेंबर स्टेट, इसको याद करना है और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें। हर एक सेक्टर एक कंट्री को दे दिया है लीड करने के लिए। इंडिया को कौन सा सेक्टर मिला है? सिक्योरिटी। भूटान को इन्वायरमेंट, बांग्लादेश को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, म्यांमार एग्रीकल्चर, नेपाल पीपल टू पीपल कनेक्ट। किस चीज को लेकर?
कल्चर को, टूरिज्म को, एक दूसरे को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। श्रीलंका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और थाईलैंड कनेक्टिविटी। ये टॉपिक्स है और आपको बस ये बताना है कौन सी कंट्री किस को लीड करेगी, किस। ये अच्छा तरीका भी है, अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स को एक एक हेड बना दो, अब वो उसी पे वर्क करेगा, ठीक है। नहीं, ये कनेक्टिविटी अलग होता है, ये पीपल, ये कल्चर से रिलेटेड होता है और ये एक दूसरे जगह को कनेक्ट करने के लिए होता है। दैट इज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। जैसे अभी रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? ऋषि, वो एक इंडियन ओरिजिन है। अभी उनकी डॉटर का दिखा रहा था कि एक स्कूल में वो इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्म करती है। तो इंडियंस कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वहां पे रह के कि हमारे देश का ये है। तो दैट इज कल्चरल प्रमोशन। और कनेक्टिविटी मतलब कनेक्टिविटी हम उनके टूरिज्म को बढ़ाएंगे, वो हमारे टूरिज्म को, हम लोग यहाँ से लोगों को भेजेंगे, वो वहां से लोगों को भेजेंगे, वो अलग चीज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आईएफसी। ये बहुत छोटे टॉपिक और बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कुछ ज्यादा टाइम नहीं देंगे, एक क्विकली पढ़ लेंगे कि क्या है ये। The International Finance Corporation is a sister organization of World Bank. अंडरलाइन कर लो, ये कौन है? वर्ल्ड बैंक की बहन है। अब ये कैसा क्वेश्चन है? सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब दो ग्रुप जब शोल्डर टू शोल्डर कर एक लेकर एक काम करते हैं तो उनको रिलेटिव बोल दिया जाता है। तो दैट इज सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कहां से है? वर्ल्ड बैंक। इनका दो टारगेट है, टू गोल्स फॉर द वर्ल्ड टू बी अचीव बाय 2030, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी इन एवरी कंट्री। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है मतलब लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं, एंड प्रमोट शेयर प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब होता है एक कंट्री सुपर रिच होती जा रही है, एक कंट्री एकदम पुअर। तो इनकम को इतना डाइवर्ट करना है कि ना कोई सुपर रिच रहे और ना कोई एक्सट्रीम पावर है। उस प्रॉस्पेरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने टू गोल्स कब तक का टारगेट लिया है? 2030। क्वेश्चन कैसे आएगा? ये दोनों दे देगा और टारगेट ईयर पूछ सकता है या फिर सीधे पूछ सकता है ये दोनों किसका टारगेट है। इट इज एन टारगेट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। डन। अब बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कुछ भी खास नहीं है, ना कोई सबमिट होती है ना कुछ, एक इंट्रो दे दिया है, पर बुक में दिया है तो उसको टच करेंगे ही करेंगे। द एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज कंसीव्ड इन द अर्ली 1960 as a financial institution that would be in Asian in character and foster economic growth and cooperation. IMF वर्ल्ड को जैसे फोस्टर कर रहा है, IMF वर्ल्ड को जैसे फोस्टर कर रहा है, ADB किसको फोस्टर कर रहा है? ओनली एशिया को। Areas of work. The ADB is committed to achieve a prosperous and sustainable Asia and Pacific. तो याद रखना जो काम IMF वर्ल्ड लेवल पे कर रहा है वही ये एशियन डेवलपमेंट बैंक सिर्फ एशिया के लिए कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल बॉडीज। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर एक क्विक रिकैप करेंगे। नेशनल बॉडीज में सिर्फ आज हम लोग नीति आयोग कवर करेंगे। नीति आयोग आप लोग काफी फेमिलियर होंगे, CUET के टर्म्स में भी काफी रेलिवेंट है ये। जो लोग CUET की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? तो इस साइड से बताओ। अरे गलत होगा ना, कौन सा मार्क्स मिल रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, कहीं ना कहीं सही है, बस नेशनल। और ये किसको रिप्लेस किया है? डरते इतना हो कि गलत हुआ तो कहेंगे सुनाई बोले ही नहीं थे, और सही हो गया तो ठीक ही है। फिर मतलब ऐसे बोलना है कि अंधेरे में बस हमने तीर चला दिया। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर गोल्स लेकर आती थी और ये स्टैब्लिश हुआ था 1950 में और एबॉलिश हो गया 2014 में।
1 Jan 2015 को एस्टैब्लिश किसको किया गया? नीति आयोग। कहीं ना कहीं सही है, और इसकी जरूरत तब आई जब कोविड आया था। कोविड में आपने देखा होगा हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक हर दिन हर अलग अलग प्लान्स लेकर आ रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट कभी दिल्ली की कुछ लाती है, कभी यूपी के लिए, कहीं लॉकडाउन खोल रहा था, कहीं बंद हो रहा था। तो ये तब समझ में आया कि प्लानिंग कमीशन ना 5-5 साल का प्लान बनाती थी। कोविड के दौरान आपको नहीं पता अगले महीने कैसी सिचुएशन रहने वाली है, कि अगले महीने सब बंद हो जाएगा या सब खुल जाएगा, या कौन सा फेस खुलने वाला था, आपको कुछ नहीं पता था। तो जरूरत क्या थी? शॉर्ट टर्म प्लान्स की। ठीक है, जब एरा चेंज होता है तो ऐसी ही प्लानिंग भी चेंज हो जाती है। आप नहीं सोच सकते कि 10 साल तक हम यही करेंगे। 10 साल तक आपकी कंट्री कहाँ रहेगी, कौन अटैक कर देगा, आपको खुद नहीं पता। जैसे यूक्रेन वर्सेस रशिया, स्मूथ गोइंग कंट्री एंड सब कुछ उजड़ जाता है। तो आप 5 साल का गोल सेट करके कुछ कर भी नहीं सकते। यू हैव टू क्रिएट शॉर्ट टर्म टारगेट्स। उसी की बात आती है नीति आयोग में। द नीति आयोग इज अ प्रीकर्सर। The Planning Commission was established by Government of India resolution with the Prime Minister as chairperson. Very important point. इसके चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कोई और हो सकता है, बट चेयरपर्सन इज नरेंद्र मोदी, इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। The initial mandate was to establish a heavy industry through public investment as means of achieving and rapid industrialization. कुछ कहानी दी गई है, डायरेक्ट आते हैं सीधे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे। चेयरपर्सन कौन है? वाइस चेयरपर्सन कौन है? श्री राजीव, काट दो, चेंज हो गए हैं, दैट इज सुमन बेरी। सुमन बेरी। अब जो न्यू मॉड्यूल आई है उसमें काफी कुछ अच्छा भी दिया है कि आपको ये सारे नाम जो याद करने थे वो खुद ही हटा दिया, प्राइम मिनिस्टर, और आगे लिख दिया सिर्फ नीति आयोग। मतलब पहले की मॉड्यूल आप जब देखोगे तो हर एक के नाम के आगे एक नाम दिया था। सपोज वाइस चेयरपर्सन का नाम यहाँ लिखा था, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का नाम यहाँ लिखा था। तो जितने नाम उतने याद करने और उतना ही आ सकता है एग्जाम। इस साल की मॉड्यूल काफी अच्छी थी, खुद हटा दिया ज्यादा से ज्यादा पॉइंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे एक बार और फिर इसको वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आने की चांसेस रहती है। To evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategy with active involvement of states to foster cooperative federalism. हमारे यहाँ ना 3 टायर स्ट्रक्चर है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं पंचायत, जो लास्ट टायर है। तो CGSG लोकल गवर्नमेंट, उसमें कहानी ये है कि सेंट्रल को पूरी पावर दी गई थी, पर वो गलत है। स्टेट से कंसल्टेशन होना जरूरी था। उसी की बात करी गई है कि स्टेट को भी इसमें प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। तो नीति जब भी फॉर्म होगी तो दोनों के कंसल्टेशन से होनी चाहिए। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्टिव इनिशिएटिव्स, मैकेनिज्म विद स्टेट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, रीऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रॉन्ग स्टेट्स टू डेवलप द मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट द क्रेडिटर। अब बात आती है कि एग्जाम में लिखना तो है नहीं, तो क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑब्जेक्टिव दे दिया, इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन या विच नेशनल बॉडी। तो विच नेशनल बॉडी में आपको नाम याद होना चाहिए, किसका ऑब्जेक्टिव है ये? नीति आयोग का। जैसा एग्जाम वैसी तैयारी होनी चाहिए। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आप प्रेफर करो याद करना, पर ऑब्जेक्टिव है तो रीडिंग से ना सिर्फ कीवर्ड स्टेट्स बार बार बोल रहा है, स्टेट की कंसल्टेशन, स्टेट की प्लानिंग, तो उससे याद रखो ये क्या है? नीति आयोग। सो वी हैव डन विद दिस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आरबीआई। आई थिंक नेक्स्ट इज आरबीआई। हाँ, उसको हम कवर करेंगे। काफी अच्छी मॉड्यूल की गई है, लास्ट मॉड्यूल से तो बहुत अच्छी ये मॉड्यूल है। तो आज की क्लास हमने स्टार्ट कहां से की है? वी हैव स्टार्टेड विथ, एक जल्दी रिकैप करेंगे और सब बोलेंगे साथ में। आईएमएफ से स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था आईएमएफ का? वही तो भूल जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट, मेंबर कंट्रीज, हेडक्वार्टर क्या? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद क्या था उसमें?
फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 44। दूसरे पे आते हैं, इट वाज आसियान। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? इज इंडिया मेंबर? नेम 2 ग्रुप जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है। आसियान एंड अभी वो पढ़ा ही नहीं है एक्चुअल में, अभी वो नहीं पढ़ा है। दैट इज G7। G7 में भी इंडिया मेंबर नहीं है, अभी वो नहीं पढ़ा आपने। नेक्स्ट, आसियान के बाद हमने क्या पढ़ा था? 2022 की होस्टिंग कहाँ हो रही है आसियान की? नेक्स्ट इंडोनेशिया में। अभी कहाँ हो रही है? कंबोडिया में। फिर उसके बाद हमने सार्क पढ़ा था, ब्रिक्स पढ़ा था। ब्रिक्स का फुल फॉर्म? एनीवन हु कैन से मी, जो पुराने बच्चे हैं उनसे, कि ब्रिक्स का नेम किसने दिया था? हु फाउंडेड द टर्म ब्रिक्स? इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये नाम रखा था ब्रिक्स। उस इकोनॉमिक्स का नाम आपको पता था? किसी ने बोला क्या? जिम ओ नील। यस इट इज जिम ओ नील। एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था ब्रिक। और उन्होंने क्या टर्म कॉइन किया था? ब्रिक, क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका वाज नॉट अ कंट्री, मेंबर कंट्री। फिर बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था और फिर ये ब्रिक बन गया था, ब्रिक्स। तो ये वो बता सकता था जो लास्ट क्लास में था। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमने कवर किया ब्रिक के बाद? सार्क। एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है सार्क का? 18 मतलब 1885। आजाद होने से पहले हम सार्क बना के रख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट, सार्क की होस्टिंग कंट्री कौन थी इस साल? सार्क की होस्टिंग कंट्री 2022 में सार्क की होस्टिंग कंट्री कौन थी? हाँ यही जानना था, वरना कोई ना कोई देश निकल के तुम लोग के मुंह से आ ही जाता। जरूरी नहीं सब मीटिंग करे ही। देयर वाज नो सच समिट। तो ये भी एक ऑप्शन में हो सकता है। नन ऑफ द अबव इसीलिए बना रहता है ऑप्शन में। ठीक है, जितने कॉन्फिडेंस से मैंने क्वेश्चन पूछा था उतने ही कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं आया था। डर लग रहा था कि इनएक्टिव था तो सबमिट हुई थी कि नहीं हुई थी। तालिबान वाले भी चले आते सब मीटिंग करने। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? बिम्स्टेक। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन बिम्स्टेक? इज इंडिया मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? यस, इंडिया मेंबर था बिम्स्टेक का। हाँ बिल्कुल था। कोई समिट इस साल? नेक्स्ट समिट थाईलैंड में होगी। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट ग्रुप हम लोग ने क्या पढ़ा है? आईएफसी को छोड़ के। आईएफसी का गोल कब तक का है? इट इज 2030। उसके बाद 2 गोल में से अगर थोड़ा थोड़ा वर्ड आप आइडेंटिफाई कर लो, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या वो 2 गोल थे जो सस्टेनेबल थे? 2030 का टारगेट ईयर 2 गोल्स क्या थे? टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, वर्ड भी रहेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और दूसरा प्रॉस्पेरिटी, वर्ड याद रखना है कि हम प्रॉस्पेरिटी को शेयर करें, ना कोई कंट्री सुपर रिच रहे ना कोई कंट्री बहुत ज्यादा गरीब रहे। उसके बाद क्या पढ़ा है? नीति आयोग पढ़ा था। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? प्लानिंग कमीशन। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। स्पेसिफिकली मैंने क्लास ली थी CUET में, वो नीति आयोग पे था। करीब 20 से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं अकेले नीति आयोग पे। तो उसको आई विल शेयर दैट PDF कि नीति आयोग में ऑल पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं। ये बहुत इजी है, इतना आने की चांस नहीं रहती है। नीति आयोग में ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है RBI, दैट विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल ही है, तब तक सब रिवाइज करके आएंगे इसको।